नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया का 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का फुल टेस्ट 30। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 13 सितंबर को हम लोग का एग्जाम है बीपीएससी पीटी का। सॉरी, क्या हो गया? तो 13 सितंबर को बीपीएससी पीटी का एग्जाम है, तो इसके लिए आप लोग को मैं फुल टेस्ट करवा रहा हूँ। आज से 30 नंबर है, तो अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। और चलिए अगले हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गूगल डीप माइंड किस चीज से संबंधित है। तो गूगल डीप माइंड संबंधित है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। किससे संबंधित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइफ फाई तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो वो तकनीक का उपयोग होता है डाटा ट्रांसमिशन हेतु हेतु प्रकाश आधारित वायरलेस संचार में। फिर से देख लीजिए, लाइफ फाई का मतलब किसमें प्रयोग होता है? तो वो होता है डाटा ट्रांसमिशन हेतु प्रकाश आधारित वायरलेस संचार में। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तब वो है कि पृथ्वी की कक्षा में मानव को भेजना और सुरक्षित वापस लाना। चौथा नंबर का देखिए कि कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य क्या है? तब वो है भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित करना और उसे शिक्षा व अनुसंधान में लागू करना। तो बताइए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित करना और उसे शिक्षा व अनुसंधान में लागू करना। और शक्ति क्या है? तो शक्ति है भारत का स्वदेशी RISC भी आधारित प्रोसेसर। और RISC का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर फाइल। तो ये हुआ RISC का मतलब, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यूट्रिकुलेरिया एक कीटभक्षी पौधा होता है, ये सही है। यूट्रिकुलेरिया क्या होता है? तो एक कीटभक्षी पौधा होता है। यहाँ कर रहा कि घटपर्णी पौधा को नाइट्रोजन की प्राप्ति मिट्टी से होता है। नहीं, घटपर्णी जो पौधा होता है ये क्या करता है? पौधा कि कीटों को फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है और उससे नाइट्रोजन का क्षतिपूर्ति करता है। और अभी यूट्रिकुलेरिया के बारे में बताइए कि घटपर्णी पौधा नहीं होता है, बल्कि कीटभक्षी पौधा होता है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, ये बताइए। तो सही क्या कौन कौन है? तो तीनों है कि हाइपोथैलेमस भूख प्यास और शरीर के तापमान नियंत्रण। भूख प्यास क्या है? भूख प्यास एवं शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और थैलेमस क्या करेगा कि दर्द का अनुभव कराता है। थैलेमस क्या कराता है? तो दर्द का अनुभव। और मेडुला ओब्लंगेटा जो कि माथे के पीछे भाग में होता है, वो कंट्रोल करता है हृदय गति, रक्तचाप माने हार्ट का गति, ब्लड प्रेशर और श्वसन का नियंत्रण। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 8 की तरफ। अब ये तो बहुत आसान है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। निम्न में से बताना है आप लोग को कौन संवहनीय पौधों का उदाहरण है। तो फर्न संवहनीय पौधों का उदाहरण है। और फर्न, मार्सिलिया। अब संवहनीय पौधा का कुछ और एग्जांपल जान लीजिए। फर्न तो होता ही है, साथ साथ मार्सिलिया भी होता है। क्या होता है? फर्न मार्सिलिया होता है और हार्स टेल होता है। और क्या होता है? हार्स टेल। और साइकस होता है, साइकस। साइकस के साथ होता है कैक्टस और पाइनस। पाइनस और कैक्टस भी होता है। कैक्टस कैक्टस भी होता है। और शंकुधर वृक्ष और ताड़ का पेड़ भी होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये जानेंगे। तो पहला कह रहा है कि जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीव एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण होते हैं। तो सही बात है। जैव उर्वरक क्या होते हैं? तो कोई विशेष प्रकार का सूक्ष्म जीव या उसमें नमी धारण करने वाले पदार्थ के मिश्रण होते हैं। राइजोबियम ब्लू ग्रीन शैवाल जैव उर्वरक का उदाहरण है।
राइजोबियम क्या है? तो ब्लू ग्रीन शैवाल जैव उर्वरक का उदाहरण। और बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक जीवाणु है जिसका उपयोग कृषि में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक जीवाणु है जिसका उपयोग कृषि में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, सॉरी, हाँ, कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा, निम्नलिखित में से बताना है आप लोग को कि कौन सा पौधा अपने भूगर्भीय तना की गांठों से संचित खाद्य पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन है? आलू है। वो कौन है? आलू है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने भूगर्भीय तना यानी अंडरग्राउंड स्टेम की गांठों में संचित खाद्य पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आलू। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, मूसला जड़ों का रूपांतरण, एक होता है तनों का रूपांतरण, ये क्या था? तना का रूपांतरण। तो अगर मैं बात करूं तनों का रूपांतरण, तो देखिए थोड़ा सा तनों का रूपांतरण कुछ और याद करवा देता हूँ। तनों का रूपांतरण जो कि खाने लायक भाग होता है। जैसे कंद की बात करें तो कंद होता है जो कि आलू होता है, ठीक है। धन कंद, धन कंद, धन कंद, ये होता है बंडा, या इसी को एक दूसरा होता है केसर, बंडा केसर होता है घन कंद। सल्क कंद की बात करें, शल्क कंद, सल्क कंद, ये सब तना होता है दोस्तों, और उसी का रूपांतरण होता है ये सब। और प्याज, मतलब प्याज खाते हैं तो तना ही असल में खाते हैं। एक होता है परकंद, क्या होता है? परकंद। और परकंद बनता है हल्दी और अदरक, ठीक है। तो आप तनों का रूपांतरण जानना चाहते हैं तो वो हो जाएगा एक कंद, घनकंद और सल्ककंद और परकंद। कंद, घनकंद, कंद, घनकंद, सल्कंद, परकंद। कंद में आलू होता है, घनकंद में बंडा केसर हो जाता है, घनकंद में बंडा केसर, सल्ककंद में प्याज हो जाता है, परकंद में हल्दी और अदरक हो जाता है। तो हम लोग और एक और बात करेंगे कि जड़ों का रूपांतरण कौन वाला चीज है जो जड़ों का रूपांतरण होता है। तो जड़ों के रूपांतरण में जानेंगे तो एक होता है शंकु आकार, क्या होता है? शंकु आकार। एक होता है कुंभी आकार, कौन सा आकार? कुंभी आकार। एक होता है तर्कुरूपी आकार, कौन सा? तर्कुरूपी। अगर शंकुरूपी की बात करें तो गाजर होता है, गाजर जड़ माने शंकुरूपी जब जड़ होगा तो गाजर ही बनता है। और फिर एक होता है कुंभी रूपी, तो सलजम और चुकंदर, सलजम और चुकंदर, ठीक है। और तर्कु में देखिए, तर्कु रूपी में मूली बनता है। तो देख रहे हैं जड़ों का जब रूपांतरण होगा तो ये सारा चीज सलाद के रूप में खाते हैं, गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली सलाद में ही ज्यादा खाते हैं। और वो वाला सब्जी में खाते थे, जैसे कि सब्जी मैंने पका के, जैसे आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब कुछ कुछ के ये मतलब जैसे प्याज, अदरक, हल्दी, ये सब क्या हुआ आप सब्जी में पकाते समय देते हैं। तो याद रखिएगा कि तना वाला जो होगा उसको सब्जी में पकाना है गैस पे। और याद रखिएगा कि जड़ वाला जो होगा वो सलाद में खाना है, जैसे सलाद में गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, जैसे शंकु में गाजर हो जाता है, कुंभी रूप सलजम चुकंदर हो जाता है, तर्कु रूप मूली हो जाता है। 12 नंबर का देखिए, 12 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताना है। तो देखिए इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म चयापचय को नियंत्रित करता है। तो ये बात सही है कि जो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म चयापचय को नियंत्रित करता है, तो ये सही है। ये कह रहा है कि इंसुलिन के अल्प स्रवन से हाइपोग्लाइसीमिया तथा अति स्रवन से मधुमेह नामक रोग होता है। तो बस यही पॉइंट क्या है? गलत है। क्योंकि इंसुलिन के अल्प स्रवन से मधुमेह की बीमारी होता है, उल्टा लिख दिया है इसमें। और 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 तथा अति स्रवन से ज्यादा होगा तो वो हाइपोग्लासीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो चलिए इतना याद रख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से तो ये आंसर हो जाएगा। पहला पॉइंट याद रख लीजिए कि जो इंसुलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म चयापचय को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन का जब ज्यादा मतलब कम अल्प स्रवन होगा, इंसुलिन का कम स्रवन होगा माने सीक्रेट होगा तो मधुमेह का बीमारी हो जाएगा। और ज्यादा इंसुलिन निकलेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और ये वाला कह रहा है कि सही है कि इंसुलिन की खोज बैंटिंग एंड बेस्ट ने किया। तो इंसुलिन की खोज बैंटिंग और बेस्ट ने। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लेगर हेज की दीपिका
कि बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है कि बीटा लैंगरहैंस के दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण नहीं है, बताना कि कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण नहीं है। तो एस्पिरिन नहीं है, मतलब एस्पिरिन और जो पैरासीटामोल होता है वो एक एस्पिरिन याद रखिए, एक पैरासीटामोल याद रखिए, एक एस्पिरिन और एक पैरासीटामोल, ये दोनों जो होता है ना वो दर्द निवारक होता है और बुखार कम करने वाला दवा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फाडाइजिन, तो जो ये सब क्या होता है कि एंटीबायोटिक के उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक के उदाहरण 3 को याद रख लीजिए कि पेनिसिलिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है और सल्फाडाइजिन होता है। अब हम लोग यहाँ पे मेल करना है, तो चलिए मेल करते हैं हम लोग। देखिए काली क्रांति जो है वो पेट्रोलियम के उत्पादन से हो जाएगा। काली क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन। और नीली क्रांति जानबे करते हैं मत्स्य उत्पादन, और लाल क्रांति जानबे करते हैं टमाटर उत्पादन, और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। ठीक है, देखिए फिर से याद करवा देता हूँ कि काली क्रांति जो होता है पेट्रोलियम उत्पादन, नीली क्रांति होता है मत्स्य उत्पादन, और लाल क्रांति होता है टमाटर उत्पादन। अगर मांस उत्पादन भी दिया जाए ना तो भी लाल क्रांति ही होता है। और गुलाबी क्रांति होता है, गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा उत्पादन होता है। अगर एक और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पीली क्रांति बताइए, कभी कभी स्वर्ण क्रांति भी पूछ लिया जाता है। कौन सी क्रांति, स्वर्ण क्रांति, और इसी को सुनहरा रेशा क्रांति भी कहते हैं। जब स्वर्ण क्रांति पूछा जाए तो बताइएगा जूट उत्पादन के लिए, किस चीज के लिए, जूट उत्पादन के लिए। और पीली क्रांति पूछे तो बता दीजिएगा तिलहन उत्पादन के लिए, किसके लिए, तिलहन उत्पादन के लिए। तो तिलहन उत्पादन के लिए कोई क्रांति है तो पीली क्रांति है, और स्वर्ण क्रांति है जूट उत्पादन के लिए। हम लोग देखेंगे 15 का क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला कि कॉड यानी कि कॉड या कृत तेल माने कॉड लिवर ऑयल और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विटामिन डी के प्राप्त होता है, विटामिन डी उसी से प्राप्त होता है। मतलब कोई पूछे कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होगा, तो एक तो हो गया सूर्य के प्रकाश और दूसरा हो गया कॉड लिवर ऑयल से। तो कॉड लिवर ऑयल और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। सेकंड भी कैसे ही है कि व्हीट ग्राम ऑयल माने गेहूं अंकुर तेल से विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। तो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है गेहूं अंकुर तेल। और अल्फा अल्फा विटामिन के मिलता है, अल्फा अल्फा में क्या मिलता है, विटामिन के मिलता है। वहीं बात करें संतरा, विटामिन संतरा में तो विटामिन ई नहीं मिलता है बल्कि यहाँ विटामिन सी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। संतरा किस चीज का विटामिन का स्रोत है, तो विटामिन सी का। बताना है आपको खाने वाला सोडा, खाने वाला कौन सोडा है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये खाने वाला सोडा है। और ये वाला जो देखते हैं इसको धोवन सोडा कहते हैं। कौन सा सोडा कहते हैं, धोवन सोडा, जिसको कपड़ा धोने के काम आता है। और NaOH की बात करें तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कास्टिक सोडा है। क्या है, कास्टिक सोडा है। ठीक है, और NaOH का pH वैल्यू 14 होता है, ये याद रखिएगा। और KNO3 क्या है, इसको बारूद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बारूद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। तो इतनी बात तो आप लोग बढ़िया से याद रख भी लीजिएगा कि NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं इसको। और इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में भी और पेट की अम्लता को दूर करने में भी किया जाता है। और कोई पूछे धोवन सोडा तो बता दीजिएगा Na2CO3 10H2O। कोई पूछ दे कि NaOH क्या है तो कास्टिक सोडा है। कोई पूछ दे KNO3 क्या है तो बारूद है, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। और पूछे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताइए कि निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, तो बेंजीन है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक तरफ पूछ रहा है कि कौन सुमेलित है, मैंने कौन सा सही है ये बताने कह रहा है। तो देखिए जो सुमेलित है वो सारा का सारा सुमेलित है। एक हो गया सोडा कांच, फ्लिंट कांच, क्राउन कांच। कौन सा हो गया, सोडा कांच, फ्लिंट कांच हो गया, क्राउन कांच। तो सोडा कांच जो होता है सोडा कांच जो होता है, सोडा कांच वो इसका उपयोग होता है ट्यूबलाइट और बोतल प्रयोगशाला के उपकरण में।
ट्यूबलाइट बोतल प्रयोगशाला के उपकरण में यानी दैनिक प्रयोग में सोडा कांच का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको बनाने में मतलब इसका संगठन मतलब सोडा कांच बनाया कैसे जाता है, क्या क्या चीज इसमें होता है, वो आप लोग क्या करिएगा याद रखिए। क्या क्या, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका होता है। क्या क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट याद रख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ साथ सिलिका एक याद रख लीजिए। तीन चीज मिलाना है आप लोग को, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, बन जाएगा सोडा कांच। और इसका यूज ट्यूबलाइट जो देखते हैं ना, तो वो जो ग्लास है वो सोडा कांच ही है। बोतल जो बनाते है आप लोग के यहाँ वो भी सोडा कांच ही है, और कोई भी प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में किया जाता है। वही बात करें फ्लिंट कांच की, अगर बात करें फ्लिंट कांच की तो इसका उपयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब में किया जाता है। फ्लिंट कांच का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब में। तो बात है कि ये फ्लिंट कांच बनता कैसे है, तो ये बनता है पोटेशियम कार्बोनेट से। और किससे बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट से बनता है, और लेड ऑक्साइड से बनता है, लेड ऑक्साइड से बनता है, और बनता है सिलिका से। किस चीज से बनता है, सिलिका से बनता है। सिलिका, लेड ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट से बनता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में। अगर बात करें क्राउन कांच की, कौन से कांच की बात करें, तो क्राउन कांच की बात करें तो वो बनता है क्राउन कांच किस किस से चीज से बनता है, तो ये बनता है पोटेशियम ऑक्साइड से, पोटेशियम ऑक्साइड से, पोटेशियम ऑक्साइड से, बेरियम ऑक्साइड से, बेरियम ऑक्साइड से, बेरियम ऑक्साइड से, और सिलिका से बनता है। तो बेरियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सिलिका से बनता है क्राउन कांच। और क्राउन कांच का इस्तेमाल चश्मा के लेंस में करते हैं। क्राउन कांच का इस्तेमाल चश्मा के लेंस में करते हैं। एक हो गया क्रूक्स कांच, कौन सा कांच, क्रूक्स कांच। तो क्रूक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड और सिलिका होता है। क्रूक्स कांच में कौन होता है, तो सीरियम ऑक्साइड और सिलिका होता है। क्या होता है, सीरियम ऑक्साइड और सिलिका होता है, ठीक है। जहां धूप चश्मों के लेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इतना याद रख लीजिए, क्राउन कांच याद करवा दिया, क्रूक्स कांच याद करवा दिया। एक तो और मुझे याद आ रहा है जो याद करवा देता हूँ, पाइरेक्स कांच के बारे में। तो इतना याद रख के एक याद रख लीजिए, पाइरेक्स कांच। तो पाइरेक्स कांच हमेशा प्रयोगशाला में ही यूज करिएगा। और इसको बनाने के लिए ना सोडियम सिलिकेट, क्या, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है, बेरियम सिलिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 18 नंबर से इतना पॉइंट आप लोग ना क्या करिएगा कि याद रखिएगा। 19 नंबर देखिए कि अधिक ऊंचाई पर पानी जल्दी उबलने का मुख्य कारण है कि वायुमंडलीय दाब का कम होना, वायुमंडलीय दाब का कम होना, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और 20 में कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में बताना है कि आप लोग को कि सही क्या है। तो इनमें देखिए कि इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। पहले कह रहा है कि जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये तो गलत है, ये वाला बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि जो डिटर्जेंट होते हैं वो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण है। तो ये डिटर्जेंट नहीं होते हैं ना, ये साबुन होता है, साबुन होता है यानी सॉप होता है। साबुन जो होता है वो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होते हैं, तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। और साबुन अल्फासोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ये भी गलत है। ये अपमार्जक के बारे में इसकी बात किया जाता है, किसके बारे में, अपमार्जक, जो कि होता है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट और अगर कोई पूछे साबुन तो बताना है आप लोगों को क्या कि अपमार्जक में होता है कि असल्फोनिक अम्ल, कौन सा, असल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं असल्फोनिक अम्ल के, तो वो कहलाते हैं अपमार्जक। और ये वाला सही कह रहा है कि डिटर्जेंट कठोर जल, अम्लीय जल, लवणीय जल, डिटर्जेंट जो है कठोर जल रहे, चाहे अम्लीय जल रहे, चाहे लवणीय जल रहे, के साथ भी क्रिया करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, सही है। और साबुन जानवे करते हैं कि साबुन जो होता है त्वचा के लिए हानिकारक है, त्वचा के लिए साबुन क्या है,
तो हानिकारक है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। उपरोक्त में से बताना है कि कथन कौन सा सही है। तो इसमें से दोनों ही कथन सही है कि ऑक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन पेट्रोल विमानन ईंधन की प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। तो ये बात क्या है, सही है कि ऑक्टेन संख्या जो होता है उसके माध्यम से स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों पेट्रोल विमानन ईंधन की प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती है। और सीटेन संख्या के माध्यम से क्या होता है कि दबाव प्रज्वलन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों यानी डीजल को दहन गुणवत्ता तथा ईंधन के प्रज्वलन में होने वाले विलंब को दर्शाता है। सीटेन संख्या के माध्यम से क्या होता है कि दबाव प्रज्वलन इंजनों में प्रयोग में किए जाने वाले ईंधनों के दहन गुणवत्ता तथा ईंधन के प्रज्वलन में होने वाले विलंब को दर्शाता है। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो वो हीलियम। किसको मिश्रित किया जाता है? हीलियम। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम। सिरके में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो वो होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में क्या उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैंडला होता है। 25 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 25 में कह रहा है कि यदि एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसकी विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो पड़ेगा विभेदन क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यदि एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसकी विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विभेदन क्षमता दोगुनी हो जाएगी। सौर ग्रहण के समय पूर्ण छाया और अर्ध छाया के निर्माण का प्रमुख कारण कौन सा गुण है? तो वो कौन सा गुण है? तो वो है प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। सौर ग्रहण के समय पूर्ण छाया और अर्ध छाया का निर्माण का प्रमुख कारण कौन सा गुण है? तो प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार यानी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। सीलिंग फैन की गति को नियंत्रित करने के लिए पारंपरिक रेगुलेटर में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? तो सीलिंग फैन की गति को नियंत्रित करने के लिए पारंपरिक रेगुलेटर को में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? तो वो जो सिद्धांत प्रयुक्त होता है वो होता है रेजिस्टेंस बदलकर यानी प्रतिरोध बदलकर धारा को नियंत्रित करना। सीलिंग फैन की गति को नियंत्रित करने के लिए पारंपरिक रेगुलेटर में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? प्रतिरोध बदलकर धारा को नियंत्रित करना। वह वस्तु जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है तब वो है मोमबत्ती। वह वस्तु जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है वो है मोमबत्ती। मोमबत्ती। ऐसे बहुत सारे रूपांतरण पूछा जाएगा तो आप लोग को ना कुछ याद रख लीजिए। जैसे डायनेमो के बारे में कोई पूछे तो डायनेमो के बारे में आप लोग क्या बताइएगा कि ये यांत्रिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा से? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस चीज में डायनेमो बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और कोई पूछे कि माइक्रोफोन के बारे में बताइए तो माइक्रोफोन के बारे में बताइएगा कि ये क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ऐसे ही लाउड स्पीकर की बात किया जाए तो लाउड स्पीकर क्या करता है कि ये भी विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल की बात करें तो सोलर सेल क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर बात करें विद्युत मोटर की तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर की बात करें तो मोटर क्या करता है कि ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस चीज में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत सेल की बात करें, किसकी बात करें? विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल होता है वो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार की बात करें, सितार की क्या होता है? तो सितार होता है यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत बल्ब तो जानते करते हैं कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा में भी बदलता है।
ठीक है। और अगर कोई ट्यूबलाइट पूछे, ट्यूबलाइट, तो ये भी क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पर। किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा हिस्ट्री से, सॉरी अभी भी चल रहा है 30 नंबर ना। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पर। ऋग्वेद के संबंध ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो वो है कौस्तिकीय। कौन है? कौस्तिकीय। देखिए ऋग चार गो वेद जानबे करते हैं कि एक ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। तो जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक कौस्तिकीय है, और इसके साथ साथ एक और होता है इतरे। क्या होता है? इतरे। और गोपथ जो होता है ना वो होता है अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद का कोई पूछे कि बताओ क्या होता है ब्राह्मण ग्रंथ, तो अथर्ववेद का होता है गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ। और शतपथ की बात करें तो शतपथ जो होता है वो यजुर्वेद का होता है। यजुर्वेद का शतपथ, यजुभाई शतपथ हो गया। और पंचवीस हमेशा 20 शाम में पिलाया जाता है, तो सामवेद याद रख लीजिए कि सामवेद में 20 पंचवीस ऐसे करके कुछ कैसे भी करके याद कर लीजिए। 32 नंबर में देखिए एक तरफ कह रहा है एक तरफ कह रहा है मिलान करने कह रहा है कि देखिए मिलाइए कि बुध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। बुध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बुध का जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, और प्रथम प्रवचन जो दिए थे सारनाथ में, और निधन हुआ था कुशीनारा में। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। कुशीनारा में। तो जन्म कहाँ? लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनारा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर को कह रहा है कथन और कारण के रूप में। इसमें कह रहा है कुषाण साम्राज्य के बड़े पैमाने पर व्यापार फारस की खाड़ी और लाल सागर से लाल सागर से होकर होता था। तो बिल्कुल सही है कि कुषाण साम्राज्य के बड़े पैमाने पर व्यापार फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर होता था। कुषाणों की नौसेना सुसंगठित और उच्च कोटि की थी। ये गलत है। कुषाणों की जो नौसेना थी वो सुसंगठित और उच्च कोटि का नहीं हुआ करता था, क्योंकि इसका उल्लेख ही नहीं मिला है। तो बताना सही नहीं है कि क्या था। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह बताना है आपको। तो गुप्त शासन का राजकीय चिन्ह क्या था? तब वो था गरुड़। वो क्या था? गरुड़ था। और 35 नंबर में देखा जाए कि किसने हर्षवर्धन को पराजित किया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तब वो समर्पित है विष्णु। किनको समर्पित है? तो विष्णु। दक्षिण पूर्व एशिया देश कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर विष्णु से संबंधित है। यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बिल्कुल। क्यों किया? कारण क्या था? तो कारण था कि महमूद गजनी भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ये दोनों ही क्या है? सही नहीं है। मतलब ये तो सही है पर और गलत है। ये वाला गलत है क्योंकि वो धन लूटने आया था। 17 बार आक्रमण किया था धन लूटने के लिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख फिरोजा शाही के रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या था? तारीखे क्या था? फिरोज शाही था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए और उसका उपरोक्त युद्धों को सही क्रम में कर रहा है। तो देखिए बाबर के बारे में ऐसे याद रखिए कि बाबर जब इंडिया में आया तो पहले उसने पानी पिया, फिर क्या किया? खाना खाया, और फिर क्या किया? चाय पिया, फिर घर गया। क्या किया? घर गया। तो पानी से पानीपत का युद्ध होगा, खाना से खानवा का युद्ध होगा, चाय से चाय से चंदेरी का युद्ध हुआ, घर से घघरा का या घग्गर का युद्ध करते हैं इसको। तो डेट भी समझ में गए। और ये लगातार लड़ाई किया, मैंने 1526 में लड़ा, फिर 1527 में लड़ा, फिर 1528 में लड़ा और 1529 में लड़ा। तो डेट के क्रम से आप लोगों को ट्रिक से भी सब कुछ याद करा दिया। लेकिन मुझे बताना है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा वो 1526 में बाबर ने तो लड़ा, लेकिन किसके खिलाफ लड़ा? तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा। कौन लड़ा? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और ध्यान दीजिए सब में बाबर ने जीता। क्या किया? सब में बाबर जीता है। तो मैं अब जीतने वाला में नहीं बताऊंगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी से लड़ा 1526 में, फिर खाना खाया। खाना खाने का मतलब हुआ खानवा का युद्ध हुआ जो कि 1527 में हुआ। और ये लड़ा है राणा सांगा से।
किससे लड़ा है? रांगा सांगा से लड़ा है। इब्राहिम लोदी पहले, फिर राणा सांगा, और फिर इसने ना क्या किया? चाय पिया है। चाय पिया है 1528 में इसने, और इसने मेदनी राय के साथ चाय पिया है, ऐसे याद रखिए, मेदनी राय के साथ चाय पिया है। तो इब्राहिम लोदी के साथ पानी पिया, और खाना खिलाया राणा सांगा ने, और चाय पिलाया मेदनी राय ने। फिर लास्ट में घाघरा का युद्ध किया अफगान अफगान के महमूद लोदी के साथ। अफगान का एक शासक हुआ करता था महमूद लोदी। ये घाघरा का युद्ध हुआ कहाँ था? सोच रहे हो कि अफगान से जाके लड़ा? नहीं, अफगान के एक मुल्क के एक व्यक्ति जो कि बिहार में उस वक्त शासन कर रहा था, महमूद लोदी। तो ये लोदी से स्टार्ट किया, लोदी पे खत्म किया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा पॉइंट याद हो जाएगा। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये बताना है। कारण मुगल मनसबदार एक वंशानुगत अधिकारी होते थे। नहीं, ये कभी भी आनुवांशिक नहीं होता था, ठीक है। अब कह रहा है कि मुगल मनसबदार को कुल 3 वर्ग थे, तो ये बात सही है। पहला जो वर्ग हुआ करता था वो 10 से 500 वर्ग तक का होता था मनसबदार, और दूसरा होता था 500 से 2500 का होता था मनसबदार, और तीसरा जो होता था 2500 के ऊपर का मनसबदार होता था। तो 3 प्रकार के मनसबदार होते थे। फिर यहाँ पर फिर से बताना है आपको कि ये जो घटना देख रहे हैं ना, इस घटना का सही कालानुक्रम बताना है। तो देखिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई दहेज में दे दिया गया 1661 में। कब दे दिया गया? 1661 में पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई में दहेज दे दिया गया। इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था फ्रांस में 1664 में, और भारत आया था 1668 में। जॉर्ज चरनॉक द्वारा कलकत्ता की स्थापना जो हुआ था 1690 में हुआ था। जॉर्ज चरनॉक ने कलकत्ता की स्थापना 1690 में किया। और बांडीवास का युद्ध जानते हैं कि अंग्रेज ने फ्रांस से 1760 में लड़ा और जीता। सॉरी, बांडीवास का युद्ध किसके साथ हुआ था? एक हुआ था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ था डच के साथ, लेकिन बांडीवास का युद्ध हुआ था, आपको पता है, फ्रांस के साथ। तो 42 नंबर का इस तरीके से क्रम सजा लीजिएगा। 42 नंबर का देख लेते हैं। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। कौन थे? जीबी मैकाले थे। जीबी मैकाले थे। 43 नंबर का देख लेते हैं। पत्र पत्रिकाएं हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सोम प्रकाश का जो निकाले थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर निकाले थे, और कब निकाले थे? 1858 ईस्वी में। तो सोम प्रकाश को कौन निकाले थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 में। और राष्ट्र गोपतार की बात करें तो 1851 में राष्ट्र गोपाल दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कवि वचन सुधा भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाला गया था, जो कि 1867 में निकाला गया था। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1867 में निकाला गया था। और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में निकाला गया था। 1868 में। तो इतनी बात आप लोग को क्या करना है? याद कर लेना है। अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताइए। तो इसमें से देखिए कोई भी कथन सत्य नहीं है। बेगम हजरत महल और बिजलिस कादरी ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया था नेतृत्व? नहीं, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा कि हजरत महल और बिजलिस कादिर कहां से किए थे 1857 का विद्रोह का नेतृत्व? लखनऊ से। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी में एनफील्ड राइफल के स्थान पर ब्राउन बेस कारतूस का प्रयोग करने का निर्णय लिया, जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। आपको दिमाग खराब हो गया है। एनफील्ड राइफल जो है वो ब्राउन बेस एनफील्ड जो राइफल है वो ब्राउन बेस के स्थान पर यूज किया गया था, न कि एनफील्ड राइफल के जगह पर ब्राउन बेस। तो इसमें स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट तो आप लोग को याद हो ही गया। तो हम लोग देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर में कह रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें और बताइए कि नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में, कौन सा जिला में? नदिया जिला में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। तो नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे अवध किसान सभा के संस्थापक? बाबा रामचंद्र देव थे। बाबा रामचंद्र थे। दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह केरल में। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारत में राष्ट्रीयता का जन्म का काल था। तो बिल्कुल जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था वो भारत में राष्ट्रीयता के जन्म काल का मतलब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। तो बिल्कुल क्योंकि 1858 तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही है और वहीं से तो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था, जिसका कारण ये रहा था कि उस टाइम पे बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे और पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रसार हुआ और इसी ने राष्ट्रवादी आकांक्षा को जन्म दिया। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है और उसका कारण भी सही बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी पुस्तक भवानी मंदिर के रचयिता कौन थे। तो बताना है भवानी मंदिर के रचयिता कौन थे। अरविंद घोष थे। अरविंद घोष थे। 1908 ईस्वी में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। यह अधिवेशन असल में हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था, अमृतसर में 1908 में। और मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 के दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था नवाब सलीम उमुल्ला के नेतृत्व में। ठीक है, इतना बात तो याद रखेंगे ही। एक आमा नंबर का देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो 1913 में सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी नाम की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो सही है, 1913 में सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को में, और ये साथ साथ लाला हरदयाल भी थे, गदर पार्टी की क्रांतिकारी संगठन किए। और गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में एक युगांतर आश्रम की भी स्थापना की। इसी गदर आंदोलन ने ही क्या की, एक युगांतर आश्रम की भी स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं कि फिर मिलान करने का रहा है। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ वर्ष है। तो देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूछा जाए तो 1775 से 82 में हुआ था। कब से कब हुआ था, 1775 से 82 में। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में पूछा जाए तो 1824 से लेकर 1826 तक हुआ था। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। और प्रथम अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध 1883 से यहाँ तक 43 होना चाहिए था, 43 है ना, तो 38 है ना, सॉरी, हाँ सही तो है। तो 1838 से 42 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, तो फिर से याद करवा देता हूँ कि पहला जो मराठा के साथ अंग्रेजों ने भिड़ा वो 75 से 82 में, 1775 से 82 में। और अगला पहला प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो लड़ाई हुआ वो 1824 से 1826 तक चला। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1838 से 42। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा जांच समिति 1922 का अध्यक्ष किसे बनाया गया। सविनय अवज्ञा जांच समिति हकीम अजमल खान। किसको, हकीम अजमल खान को। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, और जो प्रश्न है 54 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी। क्या थी, कौन थे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, इसको स्थापना 1875 में मैडम एचपी ब्लावेटस्की और कर्नल अल्कॉक द्वारा किया गया था, इसलिए ये नहीं थी एनी बेसेंट। दूसरा कह रहा है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की 3 बार अध्यक्षता की, नहीं केवल एक बार, और वो भी 1917 में। भारत में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया। बिल्कुल, एनी बेसेंट ने कॉमन बिल और न्यू इंडिया नामक पत्रों का प्रकाशन भी किया। कॉमन बिल और न्यू इंडिया किन्होंने, एनी बेसेंट ने। अब 55 नंबर का हम लोग प्रश्न देखें और बताइए कि भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जिसने दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ठीक है, बम फेंका गया था। 56 का प्रश्न देख लीजिए कि द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक किस विदेशी पत्रकार द्वारा संपादित किया गया था। तब वो किया गया था H.W. नेविंसन के द्वारा। H.W. नेविंसन के द्वारा द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक किस विदेशी पत्रकार द्वारा संपादित किया गया था। H.W. नेविंसन के द्वारा। ठीक है, फिर बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि सही कथन क्या है। तो इसमें जो सही कथन होगा वो देखते हैं क्या क्या सही है। सती प्रथा का
सती प्रथा के बारे में जानते हैं कि गैर कानूनी घोषित किया गया था 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा। कब किया गया था? 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा 1815 में। 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म सभा और सती प्रथा को गैर कानून घोषित करवाया 1829 में। और हम बात करेंगे कि ये हुआ था राजा राम मोहन द्वारा विलियम चतुर्थ के दरबार में दूत के रूप में 1830 में उपस्थित हुए थे। तो विलियम चतुर्थ के दरबार में कब गए थे राजा राम मोहन राय? तो 1830 में। तो मिला लीजिएगा और आप लोग अपने खुद से आंसर कर लीजिएगा। 31 दिसंबर 1929 के अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किनके द्वारा फहराया गया था? जवाहरलाल नेहरू। और ये फहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम गोलमेज के बारे में बात किया जा रहा है कि यह बस 1930 ईस्वी में आयोजित हुई। बिल्कुल। इसका आयोजन लंदन में किया गया, ये भी सही है। हमेशा जितना भी गोलमेज सम्मेलन हुआ है, मैंने राउंड टेबल 1, 2, 3 सब लंदन में ही हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। इस अधिवेशन का उद्देश्य जो था वो साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करना था। ये तीनों ही पॉइंट सही है, चौथा पॉइंट गलत है। ये कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, कोई भी कांग्रेस ने प्रतिनिधिमंडल बन के नहीं गए थे। सिर्फ राउंड टेबल 2 में गांधी जी, महात्मा गांधी जी गए थे कांग्रेस की तरफ से। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो कौन थे ब्रिटिश वायसराय? लॉर्ड लेन लिथगो। कौन थे? लॉर्ड लेन लिथगो। और लॉर्ड लिथगो कब से कब तक रहे थे? 1936 से 44 तक रहे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि आत्माएं न केवल पशु और वनस्पति जीवन की संपत्ति है, बल्कि चट्टानों, बहते पानी और कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को भी संपत्ति है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपरोक्त कथन बताइए प्राचीन भारत में कौन से धार्मिक संप्रदायों में किसकी मूल मान्यताओं को दर्शाता? तो वो है जैन धर्म। कौन है? जैन धर्म। इसको फिर से क्वेश्चन को समझिए और थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिए कि आत्माएं न केवल पशु वनस्पति जीवन की संपत्ति है, बल्कि चट्टानों, बहते पानी और कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी संपत्ति है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। ये जैन धर्म से संबंधित है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित किस पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो वो है मालिकावीना अग्निमित्र में। इसको लिखने वाले थे कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। और संस्कृत में लिखा गया है। तो किसमें? संस्कृत में लिखा गया है और ये नाटक शैली में लिखा गया है। और कथानाक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र। और शुंग वंश के दरबार में दासी मालविका के बीच के प्रेम कहानी था। किस विद्वान ने धर्मपाल के उत्तर पथ स्वामी की उपाधि दी? तो वो है सोंडाल। उत्तर पथ के स्वामी की संज्ञा किसने दी? तो सोंडाल ने। और सोंडाल एक कवि हुआ करते थे। चौकीदारी आंदोलन के बारे में सही कथन चुनें और बताएं कि सही कथन कौन है। तो देखते हैं कौन सही है। इसकी शुरुआत बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू हुई थी। नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था चौकीदारी आंदोलन। और यह चंपारण, सारण, मुंगेर आदि जिलों में लोकप्रिय था। कहाँ? चंपारण, देखिए रन है और मूंग है। रन मतलब मूंग के खेत में पहले चले जाते थे मूंग चोरी करने, तो आप लोग बस पीछे से यही आता था, भाग भाग मिल्खा सिंह भाग, माने रन रन रन। तो चौकीदारी आंदोलन माने चौकीदार लोग जो होता है आपको दौड़ा देगा तो क्या करिएगा? रन 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 करके भागिएगा, भाग अर्जुन भाग करके। राम वृक्ष बेनीपुरी ने इसी दौरान बंदी कैदी यात्रा शुरू की। तो बिल्कुल सही, राम वृक्ष बेनीपुरी ने इसी दौरान बंदी कैदी पत्रिका शुरू की थी। और लास्ट में कह रहा है कि इसका प्रमुख नेता 1921 में गिरफ्तार कर दिया। जरा बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, तो 1921 में कैसे कोई गिरफ्तार हो जाएगा भाई? ये तो गलत बात है ना। एक्चुअली 1930 में गिरफ्तार हुए थे, 30 जून 1930 को। दरिया खान नुहानी 65 नंबर। बिहार का राज्यपाल किसने नियुक्त किया? दरिया खान नुहानी बिहार का राज्यपाल किसके द्वारा बनाया गया? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है। अब 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है कि बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में किन महिला सत्याग्रहियों ने योगदान दिया था, तो वो दिया था जानकी देवी और जगत रानी देवी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में योगदान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में सफल हुए थे, वो कब हुए थे, तो वो हुए थे 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे, और ये दिन दिवाली का रात था 9 नवंबर को। इस साल तो दिवाली अक्टूबर में ही मना लिया जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मार्शल लॉ कब लगाया गया था, तो मार्शल लॉ जो लगाया गया था वो 30 जुलाई को लगाया गया था। मार्शल लॉ कब लगाया गया था, 30 जुलाई को। खादी का अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो खादी का जो अर्थशास्त्र है वो लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। खादी का अर्थशास्त्र किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने। 70 का क्वेश्चन देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र हैं, तो वो किस क्षेत्र में है, तो वो है कैमूर में। कहाँ है, कैमूर में। कैमूर में अधिकतम वन क्षेत्र है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला कह रहा है कौन सा, 71 नंबर, कि बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, उज्जवल नारायण सिंह बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। 72 में देखते हैं क्वेश्चन। 72 में क्या कर रहा है, मिलान करने का रहा, एक तरफ जिला है दूसरी तरफ उसके चट्टान तंत्र है। तो राजगीर में धारवार है, राजगीर में कौन सा चट्टान है, तो राजगीर में धारवार है। कैमूर में क्या है, तो बिंद है, कैमूर में बिंद। पश्चिमी चंपारण में क्या है, तो तृतीय। वैशाली में क्या है, चतुर्थ, वैशाली में चतुर्थ है। 73 में देखिए, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होता है उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी जोन 3A और जोन 3B में सबसे कम औसत वर्षा होती है। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए जोन 1 में, तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर होता है, 104 से 145 सेंटीमीटर जोन 1 में। और जोन 2 की बात करें, जोन 2 की बात करें, जोन 2 की, तो जोन 2 में जो वर्षा होता है 120 से 140 सेंटीमीटर होता है। और इन दोनों क्षेत्र में बात करें 3A और 3B की बात करें, तो इसमें 95 से 115 सेंटीमीटर का वर्षा होता है। राज्य के 4 शहर भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ में जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी की गई राशि का सही क्रम क्या है, तो याद रख लीजिएगा कि भागलपुर में कितना, तो 980 करोड़, भागलपुर में 980 करोड़। पटना की बात करें तो 836 करोड़, और मुजफ्फरपुर की बात करें 886 करोड़। बिहार शरीफ की बात करें तो 755 करोड़ रुपया का आवंटित किया गया है। अब आ गए हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित सूची को मिलान करने का रहा। तो देखिए मिलान करिए। बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा कितना है, तो 29,095 करोड़ रुपया क्या है बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा। और बिहार सरकार का प्राथमिक घाटा कितना है, तो वो है 8569 क्या है बिहार सरकार का प्राथमिक घाटा। और बिहार सरकार का राजस्व घाटा कितना है, तो वो है 1121 क्या है बिहार सरकार का राजस्व घाटा। केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता कितना है, 552,161 कितना है, 52,161 क्या है केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, इतना है। अब यहाँ से देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ देश है। मैकेंजी पहाड़ बताइए कहाँ है, तो कनाडा में है। मैकेंजी पहाड़ कनाडा में। किलिमंजारो बताइए कहाँ है, अफ्रीका में। किलिमंजारो अफ्रीका में। माउंट मैकिनले कहाँ है, उत्तर अमेरिका में। एप9 कहाँ है, तो इटली में। एप9 कहाँ है, इटली में। उधवा रामसर स्थल भारत में किस राज्य में अवस्थित है, तो वो है झारखंड। उधवा कहाँ है, तो झारखंड में है। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके सही कथन बताइए कि कौन है। तो इसमें केवल दूसरा ही सही है, बाकी सब गलत है कि असम का सीमा भूटान और म्यांमार से लगती है। कभी भी असम का सीमा म्यांमार से नहीं लगता है। असम का सीमा जो होता है भूटान और बांग्लादेश के साथ लगता है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ लगता है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगता है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है। बांग्लादेश से नहीं लगता है मणिपुर का सीमा, सिर्फ म्यांमार से लगता है। फिर बताइए मिलान करने का रहा, तो चलिए मिलान करते हैं।
एक तरफ कॉलर है, दूसरी तरफ कार्य की प्रकृति है। तो जो लाल कॉलर वाले होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं। लाल रेड कॉलर प्राथमिक क्षेत्र, व्हाइट कॉलर प्रबंधन क्षेत्र, व्हाइट कॉलर प्रबंधन क्षेत्र, और सुनहरा कॉलर कुशल पेशेवर, और नीला शारीरिक श्रम होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर में कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ये बताने कह रहा है। तो देखिए, महानदी छत्तीसगढ़ पठार से निकलती है, सही है। कृष्णा नदी सहाद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है, ये भी सही है। नर्मदा नदी बिंद से निकलती है, ये गलत है। नर्मदा नदी आप लोग को बताया गया था कि अमरकंटक पठार के पश्चिमी तट से निकलती है। अमरकंटक पठार के कौन से तट? पश्चिमी तट से निकलती है। तो कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। महानदी छत्तीसगढ़ पठार से, कृष्णा नदी सहाद्री के में महालेश्वर के पास से निकलता है, और नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़िया से, कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। निम्न में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ता है? वो है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो वो है जिब्राल्टर। कौन है? जिब्राल्टर। बिरासी नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, सही है। ऊसरा मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है कि ऊसरा मिट्टी जो होता है वो शुष्क होता है और साथ साथ अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ऊसरा मिट्टी पाया जाता है, ये भी बात सही है। पीट मिट्टी भारी वर्षा उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है कि जो पीट मिट्टी होती है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में। फिर से देखिए ये क्या कर रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। तो सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर हो जाएगा। सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा? मेडागास्कर हो जाएगा। फिर इसके बाद इससे जस्ट ऊपर में उत्तर में जाएंगे तो कौन मिल जाएगा? मिल जाएगा मॉरिशस। कौन मिल जाएगा? मॉरिशस मिल जाएगा। फिर इसके और ऊपर जाएंगे तो मिल जाएगा मालदीव, और मालदीव के ऊपर मिल जाएगा लक्षद्वीप। तो ऊपर से चलें तो लक्षद्वीप पहले मिल जाएगा, मालदीव, फिर मॉरिशस, मेडागास्कर, यही ट्रेंड है। 84 नंबर का देख लीजिए कि कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, मतलब गर्म जलधारा पूछ रहा है। तो देखिए ठंडी जलधारा कौन कौन है? तो एंटेलीज जलधारा गर्म जलधारा है, ठीक है। तो गर्म जलधारा कौन है? एंटेलीज गर्म जलधारा। और भी कुछ याद रख लीजिए, ब्राजीलियाई धारा जो है गर्म जलधारा है, और फ्लोरिडा भी जलधारा गर्म है। बाकी हैम्बोल्ट कैलिफोर्निया सब ठंडी जलधारा है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राज्य भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ सीमा साझा कौन करता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब भूटान के साथ सीमा साझा करता है। 86 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुजरात है। कौन है? तो गुजरात है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। तो मक्का का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कोडाई कनाल किस पर्वत पर अवस्थित है? तो वो अवस्थित है पालनी हिल्स पर। कहाँ है? पालनी हिल्स पर कोडाई कनाल स्थापित है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना था? 68.8% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितना था? तो 68.8 था, ठीक है। अगर कोई पूछे कि शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना था इसी जनगणना में, शहरी जनसंख्या प्रतिशत में पूछे तो 31.1% था। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछे ग्रामीण जनसंख्या का तो बताइएगा 68.8, जो कि अभी अभी मैंने क्वेश्चन में पूछा था। अब कोई पूछ दे कि पुरुष साक्षरता ही बताइए कि पुरुष साक्षरता दर कितना था, तो बताइएगा 80.9%। अब पूछ दे कि महिला साक्षरता दर कितना था, तो बताइएगा 64.6। कितना बताइएगा? 64.6। कोई पूछ दे शहरी में साक्षरता कितना था, शहरी में साक्षरता कितना था, तो बताइएगा कि 84.6
1%, 84.1%। कोई पूछे नहीं ग्रामीण वाला बताइए कि ग्रामीण साक्षरता दर कितना था, तो ये था 67.8%। फिर से याद रख लीजिए, दो तीन चार तीन तरीके का डेटा है। एक डेटा है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो 68.8। कोई पूछे शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो 31.1। कोई पूछ दे कि बताइए पुरुष साक्षरता कितना था, तो 80.9%। कोई पूछ दे कि महिला साक्षरता दर कितना है, तो 64.6। तो पुरुष वाला साक्षरता दर 80.9, महिला वाला 64.6। और पूछ दे कि ग्रामीण साक्षरता कितना था, 67.8। ग्रामीण साक्षरता दर कितना था, 67.8। और शहरी साक्षरता दर कितना था, 84.1। शहरी साक्षरता 84.1। अब प्रोबेबिलिटी से देखिए, पूछ रहा है कि कौन असत्य है। तो यह संविधान के प्रस्तावना किससे संबंधित, प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। बिल्कुल, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को प्रस्तावना क्या कर सकता है, रद्द नहीं कर सकता है। इसकी प्राकृतिक न्याय योग है, नहीं, इसकी प्राकृतिक न्याय योग यानी वाद योग नहीं है। ये कोई भी इसका मतलब इसको आप केस नहीं कर सकते, न्याय योग नहीं है, तो ये तो गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। यह पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान मूत्र होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ऑलरेडी इसमें 42वां संशोधन से हो चुका है और किया भी जा सकता है, तो ये गलती है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पता चलेगा कि 2 और 4 गलत हैं और वही पूछा जा रहा था कि आप सत्य कथन बताएं। 91 नंबर के प्रश्न की तरफ चलें तो कह रहा है 91 नंबर में कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो कौन से कहां से मकर रेखा होकर गुजरती है, तो वो गुजरती है सभी से, चिली से, ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया से, नामीबिया से। चिली, ब्राजील, नामीबिया से सबसे होकर गुजरता है मकर रेखा। 97 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी 97 नहीं, 92 नंबर। 92 नंबर में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहां से लिया गया, मिलाने कह रहा है। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली जानते करते हैं ब्रिटेन से लिया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। न्यायिक पूर्णावलोकन संविधान संशोधन की शक्ति दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपातकाल की अवधारणा जर्मनी से लिया गया है। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, अगर आपातकालीन के दौरान हमको मूल अधिकार को तो निलंबन करना पड़ेगा, तो ऐसी बात 1935 के अधिनियम में लिखा गया था। 93 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार केवल राज्यसभा को है। माने जो आईएएस का नाम सुनते हैं, आईएफएस का नाम सुनते हैं, आईपीएस का नाम सुनते हैं, इसी प्रकार का अगर कोई सेवा का मतलब सृजन करना हो तो वो सिर्फ केवल राज्यसभा में ही किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है 94 में कि भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया, तो बिल्कुल सही है। एनजीटी जो है भारतीय संसद द्वारा 2010 में स्थापना किया गया था, जिसका कारण भी सही था कि इसमें एक्चुअली में अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बन गया था कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए, और ये बात अनुच्छेद 21 में था, इसलिए 2010 में एनजीटी को लाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों पर विचार करें और उनके पदासीन होने का सही क्रम बताएं। तो देखिए, इसको आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा, डेट वगैरह देखिएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये है। सबसे पहले जाकिर हुसैन बने थे। कौन बने थे, जाकिर हुसैन। और उसके बाद बीवी गिरी बने थे, बीवी गिरी बने थे। और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद बने थे। और इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी बने थे। तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा। 96 में देखा जाए कि कौन सा कथन सही है, दोनों कथन सही है कि 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। तो सही बात है कि 101वां संविधान संशोधन से जीएसटी लाया गया और इस संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 का ए जोड़ा गया। तो ये भी बात सही है कि 279 का ए इसी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भारत के नए संसद भवन जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया के डिजाइनर कौन थे, बिमल पटेल थे। कौन थे, बिमल पटेल थे। कौन थे, बिमल पटेल थे। इसका आधारशिला, नया संसद भवन का आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया और जो नया का उद्घाटन हो गया, मैंने बन गया, तो वो बन के जो उद्घाटन हुआ, सब लोग जो संसद उसमें गए, वो गए 28 मई 2023 को। और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के हिस्से से ये बना था। और कौन करवाया था निर्माण, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करवाया था।
और इस संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय है। तो याद करिएगा, शिलान्यास हुआ था, आधारशिला रखा गया था 10 दिसंबर 2020 और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। राज्य के महाधिवक्ता पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। किस अनुच्छेद में बेसिकली पूछ रहा है? तो वो 165 अनुच्छेद है, उसमें किया गया है। 99 का, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, तब वो होता है भारत की संचित निधि में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, तो भारत की संचित निधि में होता है। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो वो है USA की। CIA USA की गुप्तचर एजेंसी है। बताना है सत्य कथन कौन है? तो भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। बिल्कुल, वित्तीय वर्ष भारत में कब से कब माना जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। GDP में शामिल घरेलू शब्द में भारत के बाहर अवस्थित भारत के दूतावास और सैनिक अड्डे भी शामिल होते हैं। तो सही है कि सकल घरेलू उत्पाद में शामिल घरेलू शब्द में भारत के बाहर अवस्थित भारत के दूतावास और सैनिक अड्डे भी शामिल होते हैं। 102 कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन युग में सही सुमेलित है? तो कौन सा युग में सही सुमेलित है, जरा देख लें। ओरोली कल्चर, ये फलों का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सब्जियों का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सब्जियों का उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर की बात करें तो मधुमक्खी पालन से है। मोरी कल्चर की बात करें तो रेशम कीट का उत्पादन नहीं बल्कि रेशम कीट हेतु सहतूत उगाना, माने रेशम कीट आ जाए उसके लिए सहतूत का उगाना होता है। तो ये दोनों ही गलत है, तो केवल बी सही है। 103 में देखिए कि सत्य कथन बताइए, तो इसमें से दोनों सही है कि सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो केवल कागजों पर ही विद्यमान होती है। सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो केवल कागजों में ही विद्यमान होती है। इन कंपनियों का प्रयोग काले धन, अवैध धन को सफेद धन, वैध बनाने में किया जाता है। इन कंपनियों का प्रयोग काले धन, अवैध धन को सफेद धन बनाने में किया जाता है। अनवरत योजना का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था एवं इसका समय काल क्या था? तब वो था गुनार मिडल। वो कौन था? गुरनाल मिडल था। गुरनाल मिडल था अनवरत योजना का प्रतिपादन। ठीक है। 105 का, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तब वो है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। 106 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। 107 नंबर का प्रश्न देखिए कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव। फिर अगला फिर से देखिए क्वेश्चन कि वैश्विक जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यह राजस्व, घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए राज्यों, संवैधानिक और सांविधिक निकायों आदि को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान सहायता के बीच अंतर है। उपरोक्त चर्चा किस घाटे को संदर्भित करता है? तो वो करता है प्रभावी राजस्व घाटा को। प्रभावी राजस्व घाटा को। यह राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए राज्यों में संवैधानिक और सांविधानिक निकायों आदि के केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान सहायता के बीच का अंतर है। तो वो प्रभावी राजस्व घाटा। निगम कर, उपहार कर निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तब वो आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तब वो आते हैं केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। देखिए दिल्ली में एक राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड है। दिल्ली में क्या है? तो राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री
पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड है दिल्ली में, ठीक है। माने मांस और अंडे का प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? दिल्ली में। बात करें पुणे की, तो पुणे में भारतीय अंगूर प्रसंस्करण है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? तो पुणे में। और बात करें कोलकाता में, तो यहाँ राष्ट्रीय जूट उद्योग बोर्ड है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? तो कलकत्ता में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? कलकत्ता में है, ठीक है। इतना याद रखिए। और कुछ याद रखिएगा तो एगो याद रखिए बंगलुरु में, एगो याद रख लीजिए बंगलुरु, बंगलुरु। और में बात करें तो कॉफी बोर्ड है, क्या है? बंगलुरु में कॉफी बोर्ड। बात करें रबर बोर्ड कहाँ मिलेगा? तो रबर बोर्ड मिलेगा कोट्टायम केरल में। कहाँ मिलेगा? कोट्टायम केरल में। कोई पूछे कि कॉफी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, चाय बताइए कहाँ मिलेगा? चाय तो कोलकाता में मिल जाएगा चाय। कोई पूछे कि नहीं बताइए तंबाकू कहाँ मिलेगा? तंबाकू तो तंबाकू मिलेगा गुंटूर, गुंटूर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, गुंटूर। कोई मिलेगा मसाला बोर्ड कहाँ मिल जाएगा? मसाला बोर्ड तो मसाला बोर्ड मिल जाएगा कोची यानी केरल, कोची यानी केरल मिल जाएगा। तो इतना सारा बोर्ड जो है आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से याद रख लेंगे। 111 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 111 नंबर में कह रहा है कि एक शब्द है, सॉरी यहाँ से तो स्टार्ट हो गया आप लोग का मैथ रीजनिंग। हम लोग बढ़ेंगे 121 नंबर की तरफ से। बहुत टाइम लग जाता है, थकान हो जाता है इतना एक बार में करने में। चलिए फिर भी हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, 30 क्वेश्चन और। भारत में पहला रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित होगा? अहमदाबाद में। भारत में पहला रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी अहमदाबाद में स्थापित होगा। केंद्रीय बजट 2025 में 25-26 में सरकार का पूंजीगत व्यय कितना प्रस्तावित है? तो वो प्रस्तावित है 11.21 लाख करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय कितना प्रस्तावित है? तो 11.21 लाख करोड़ रुपया। अब बताना है आप लोग को कि कौन सा कथन क्या है? सही है। तो दोनों कथन सही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। बिल्कुल, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति एक समिति के सिफारिश पर होता है। और ये कौन समिति नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। चयन समिति में शामिल कौन कौन होते हैं? और ये जो समिति बनता है इसमें शामिल होते हैं प्राइम मिनिस्टर, शामिल होते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नामित करता है। मैंने एक कैबिनेट मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, और ये कैबिनेट मंत्री भी प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं और विपक्ष के नेता हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है 2016 में। कब शुरू हुआ है? 2016 में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में। हियो जल विद्युत परियोजना के बारे में बताइए। हियो बताइए। तो यह अरुणाचल प्रदेश में हियो और इसका क्षमता 240 मेगावाट है और ये एनटीपीसी और राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम नहीं है। ये है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश इसमें हिस्सेदारी है। और निपको का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट, निपको नॉर्थ ईस्ट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके साझेदार हैं। 126 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 126 में कह रहा है कि सखाराव पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? सखाराव पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तब वो सही है, यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है। सखारोव पुरस्कार के संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान पुरस्कार है। 127 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो कह रहा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में विश्व औसत बोरा 18.3 रहा। बिल्कुल, भारत का स्कोर 27.3 जो कि गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। तो ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। 27.3 है भारत का स्कोर। डिजिटल इंडिया के बारे में बताना है।
कि कौन सा कथन सही है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करना है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा लागू किया जाता है। सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 2024 बताइए किसके बीच हुआ था। तो भारत यूएई और फ्रांस के बीच, भारत यूएई और फ्रांस के बीच में डेजर्ट नाइट हुआ है। 130 नंबर, गोल्ड कार्ड, गोल्ड कार्ड वीजा पहल अमेरिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, यह पहल विदेशी निवेशकों को अस्थायी निवास और संभावित नागरिकता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। तो सही है। और यह पहल $5 मिलियन निवेश की आवश्यकता पर आधारित है, जो और मूलतः EB-5 वीजा कार्यक्रम का विकल्प है और इसका उद्देश्य वैश्विक पूंजी आकर्षित करना है। 131, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट के संदर्भ में विचार करिए। तो विचार करके बताइए कि कौन से कथन सही हैं। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ, यह सम्मेलन ब्राजील की ब्रासिलिया में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन ब्राजील की ब्रासिलिया में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम बीलेम हेल्थ एक्शन प्लान का मसौदा था। इस सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम बीलेम हेल्थ एक्शन प्लान का मसौदा था। उत्तराखंड में सकल पर्यावरण उत्पाद, उत्तराखंड में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक से संबंधित कथन सही बताइए। तो उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां पारिस्थितिकी विकास और आकलन GEP सूचकांक से किया जा रहा है। मतलब उत्तराखंड में सकल पर्यावरण उत्पाद से संबंधित उत्तराखंड दुनिया का पहला ऐसा राज्य है जहां पारिस्थितिकी विकास का आकलन सूचकांक जारी किया जा रहा है। और GEP सूचकांक को GDP के साथ साथ जारी करने की पहल की गई है। GEP जो सूचकांक है उसको GDP के साथ साथ जारी करने की पहल की गई है। तो ये सब पॉइंट क्या है, सही है। जलज पहल किस संस्था द्वारा चलाई जाती है। तो जलज पहल किस संस्था द्वारा चलाई जाती है। तो वो चलाई जाती है भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा। जलज पहल किस संस्था द्वारा चलाई जाती है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा। ब्रिक्स के संदर्भ में बताइए कि ब्रिक्स के संदर्भ में बताइए कि क्या सही है। तो 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का नया सदस्य बना, सही है। ब्रिक्स देशों की संयुक्त GDP वैश्विक GDP का लगभग 37% है, सही है कि ब्रिक्स देशों की संयुक्त GDP वैश्विक GDP का लगभग 37% है। सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स सदस्यता औपचारिक रूप से ग्रहण नहीं की है। सऊदी अरब ने ब्रिक्स का औपचारिक तरीके से अभी भी अध्यक्षता ग्रहण नहीं किया है। 135 नंबर, जेड मोर सुरंग किन दो देशों को जोड़ेगी। तो गगनी नगर और सोनमर्ग किन दो स्थानों को, न कि देशों को। तो देख लीजिए कि जेड मोर सुरंग गगनगिर और सोनमर्ग को जोड़ेगा। सिंधु जल संधि के अनुसार, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इस साल के लिए। सिंधु जल संधि के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों सिंधु झेलम चिनाब का उपयोग केवल किन कार्यों के लिए कर सकता है। तो घरेलू उपयोग के लिए, गैर उपभोगी उपयोग जैसे नौवहन व मत्स्य पालन के लिए, रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना के लिए, लेकिन असीमित अनलिमिटेड इरिगेशन के लिए नहीं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताइए। तो सही कथन हो जाएगा कि विश्व आर्थिक मंच ने 2025 में भारत के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 121वां स्थान है। भारत का क्या स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? 131वां। किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और 2024 में भारत में इस सूचकांक में 129वें स्थान पर था और 2025 में 2 स्थान की गिरावट हुई। यह सूचकांक 145 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान दिखाता है, जो कि गलत है। ये 145 अर्थव्यवस्थाओं में नहीं बल्कि 148 अर्थव्यवस्थाओं में। मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो वो शुरू किया गया चंडीगढ़ में। कहाँ शुरू किया गया? चंडीगढ़ में शुरू किया गया। भारत में स्थापित होने वाला बीमा स्टेक केंद्र कौन सा है? तो वो है आपदा प्रबंधन केंद्र। आपदा प्रबंधन केंद्र है। तो भारत में स्थापित होने वाला बीमा स्टेक केंद्र कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन केंद्र। भारत में फिशिंग कैट के लिए पहली कॉलरिंग प्रोजेक्ट कहाँ और किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? तो वो किया गया
कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। भारत में फिशिंग कैट के लिए पहला कॉलरिंग प्रोजेक्ट कहाँ और किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। 141 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि 141 नंबर में कह क्या रहा है। तो 141 नंबर में कह रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रैंको डेनेस हैं, सर्जियो फ्रैंको डेनेस हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के अध्यक्ष हैं सर्जियो फ्रैंका डेनेस। अगला प्रश्न कह रहा है कि IQAir रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान 5वां है। कितना है? भारत का स्थान 5वां है। तो IQAir रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान 5वां है। अब देखना है इसमें से सही विकल्प बताइए कि किसके संदर्भ में है। तो IOR इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन से संबंधित इसका स्थापना इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का स्थापना 1997 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई। एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में जिसका उद्देश्य था कि हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना। हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना है। वर्तमान में IOR के अध्यक्ष हैं वर्तमान में भारत IOR के अध्यक्ष है और 2025-27 के लिए उपाध्यक्ष बना रहेगा। नहीं, भारत वर्तमान में उपाध्यक्ष है, न कि अध्यक्ष है, जो कि 2025 से 27 तक, जो कि 2025-27 में यह अध्यक्ष बनेगा। तो वर्तमान में भारत क्या है इसका? तो उपाध्यक्ष और 2025-27 में क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। तो इतना बात याद रखेंगे। 144 दरभंगा में बनने वाली बिहार के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स के लिए मतलब एम्स दरभंगा में जो बनने वाला दूसरा एम्स है उसको केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है? तो 1264 करोड़ रुपया। कितना किया है? 1264 करोड़ रुपया एम्स को बनाने में दरभंगा में किया है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के कटास कारा झिझुआ क्षेत्र में तांबा जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की। यह क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो ये है बांका में। कहाँ है? बांका में। फिर से क्वेश्चन देखिए कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कटासकारा झिझुआ क्षेत्र में तांबा जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के बांका जिले में है। ठीक है, बांका जिले में है। मगही भाषा में बनी फिल्म डैश के शॉर्ट लिस्ट फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एक्ट्रेस मिले हैं। तो वो है स्वाहा। मगही भाषा में बनी फिल्म स्वाहा को शॉर्ट लिस्ट फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस मिले हैं। ठीक है। 147 वर्तमान में हर घर नल जल का योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी दिया जाता है? तो वो 70 लीटर। वर्तमान में हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी दिया जाता है। गेहुअनवा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो वो ये जो नदी है कैमूर में प्रवाहित होती है। कहाँ? कैमूर में। गेहुअनवा नदी कैमूर में। 149 बिहार सरकार ने 7वें वेतन आयोग पाने वाले कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 को 53% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो 55%। बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो 55%। लास्ट प्रश्न है इस सेट का कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन चुने। तो वो असत्य कथन क्या हो जाएगा? बी असत्य कथन है। कह रहा है कि इस योजना के तहत 2025-26 में 640 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो कि गलत है। 704 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। कितना पुलों का? 704 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा।
तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 2025-26 में 704 नए पुल का निर्माण किया जाएगा। गांवों के शहरों से जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक पहल है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना क्या है? तो गांवों से शहर को जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक पहल है। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा पुलों की मंजूरी मिली है। इन 704 में से पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा मंजूरी मिली है। कुल पुलों के निर्माण में 3688 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पूरे पुल के निर्माण में कितना खर्चा किया जाएगा? 3688 करोड़ रुपया। तो इस तरीके से मैं आप लोग को सेट संख्या 13 नंबर का फिनिश करवा दिया। अब बच गए हैं 14 और 15, ये भी आप लोग को मिल जाएगा। तो अब आप लोग से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सेट संख्या 14 में। तो पढ़ते रहिए और 13 तारीख को एग्जाम, 13 सितंबर को एग्जाम अच्छे से दीजिए। इसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, एक चीज और, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं, धन्यवाद।